नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, मिस्टर प्रिया इज एम्प्लॉयड marketing officer at Vijayawada. She registered from the job on 31st July. Her salary particulars given है उनके, conveyance loan given है. शी रिज़ाइन, देखो उसने जॉब से रिज़ाइन दिया था 31 जुलाई 19 को, ठीक है. उसके बाद फ्रॉम 1 अगस्त 19 शी ज्वाइंड XY. पहले वो HL लिमिटेड कंपनी में काम कर रही थी, उससे वहाँ से उसने 31 जुलाई को दे दिया रिज़ाइन, ठीक है. उसके बाद उसने ये कंपनी ज्वाइन की है अगस्त में जाके. तो पहले हम यहाँ तक उसका निकाल लेंगे कि कितना उसका बन रहा है. बेसिक पहले उनकी सैलरी कितनी थी, पे थी 25 पर मंथ. जुलाई में की रिज़ाइन दिया, तो मतलब हम काउंट करेंगे उसकी अप्रैल से, अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ्स आ गए. तो सैलरी कितनी आ गई 25,000 इंटू 4, ठीक है. पे आ गई उसकी 25,000 इंटू 4. उसके बाद DA दिया है, CCA दिया है, दोनों को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. DA 12,500, CCA 504, तो ये आ गया उनका, ठीक है. उसके बाद उन्होंने कन्वेंस अलाउंस दिया है 1,000 पर मंथ का. कन्वेंस अलाउंस है 4,000 आ गया. शी क्लेम टू हैव टू स्पेंड 75% परफॉर्मेंस ऑफ हर ड्यूटीज़. 4,000 का उनका कन्वेंस लेंस है, जिसमें से उन्होंने 4,000 का 75% किसके ऊपर यूज़ किया है, ऑफिशियली वर्क के लिए. तो पर्सनल यूज़ के लिए तो सिर्फ 1,000 ही हुआ ना, जिसके ऊपर उनको सैलरी टोटल इनकम में आना. 3,000 तो उनका लेस हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा ना, क्योंकि वो तो ऑफिस पर्पज़ के लिए उसने यूटिलाइज़ किया था. उसके बाद है, ये तो अगली आ गई. उसके बाद शी एंड हर बोथ एम्प्लॉयर वर कंट्रीब्यूटिंग 14%. वो जहाँ भी पहली जहाँ जॉब कर रही थी, दूसरी जहाँ, दोनों जगह पर उसको 14% क्या मिल रहा था, उसका RPF अकाउंट में कट हो रहा था, ठीक है, वहाँ जा रहा था. तो RPF में कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर की कितनी है, 14%. तो किसका निकालना होता है RPF, कल करवाया था मैंने 1 लाख का, तो 1 लाख का 14% किसका निकालना, सैलरी का निकालना होता है बेटा, बेसिक सैलरी. इसमें कोई DA कोई कमीशन हमने इंक्लूड नहीं करनी होती, ओनली सैलरी का निकालना होता है. 1 लाख का 14% आ गया 14,000. और आपको बताया था कि RPF में 12% तक क्या होता है हमारा, एग्जम्प्ट होता है. तो माइनस 1 लाख का 12% कर लेंगे हम, 12,000 वो क्या हो गया एग्जाम्प्ट. तो उनको कितना लगना है, सैलरी इनकम में सिर्फ 2,000 जाएगा, ठीक है. ये हो गया उनकी HL कंपनी का. सेकंड आ जाती है फिर XYZ कंपनी में. उसने स्टार्ट किया है अगस्त में. तो अगस्त से लेके मार्च तक कितने बन गए मंथ, अगस्त से लेके मार्च तक 8 मंथ्स बन गए. पे 27,000 पर मंथ इंटू 8 कर लेना. DA भी फिर 8 के साथ मल्टीप्लाई, CCA भी 700 इंटू 8, ठीक है. 27 इंटू 8 13, 700 इंटू 8, ठीक है. ये सारे आ गए उनके. उसके बाद इसमें भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फंड में आ जाएगा बेटा 14%. किसका करेंगे, अब सैलरी कितनी है 2,16,000. तो ये 2,16,000 का 14% आ जाएगा 30,240. और 216 का 12% करेंगे तो आ जाएगा 25,920. तो 25,920 एग्जम्प्ट है ना, तो माइनस करके आया कितना बैलेंस 4,320, ठीक है. उसके बाद उनको इसमें उनको हाउस रेंट अलाउंस भी मिल रहा है. हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है 8,000 पर मंथ. तो पर मंथ 8 मंथ्स के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे. 8,000 पर मंथ, ये कैसे आया, 8,000 इंटू 8 64,000 आ गया. इसमें हमने HRI में पीछे किया था ना, रूल एग्जम्पशन मिलती है. कैसे मिलती है, जितना हमने एक्चुअल रिसीव किया 64,000, ठीक है. कितना हम रेंट पे कर रहे हैं, रेंट कितना पे कर रहे हैं हम लोग, वो हमने निकालना है. देखो एक्चुअल रेंट कितना पे कर रहे हैं 12,000. तो 12,000 इंटू 8 आ गया 96,000. 96,000 में से हमने जितना हमारा 10% ऑफ सैलरी थी 2,16,000, उसका 10% 21,600 वो. और 40% ऑफ सैलरी 216 का 40% करना, विच एवर इज लेस, तीनों में से जो लेस होगा वो हमने लेना. ये रूल पता है ना, अपने HRM में पीछे किया था कि जितना रिसीव कर रहे हैं, जितनी सैलरी है उसका 10% पेड किया, उसमें से 10% सैलरी का, और एक्चुअल सैलरी जितनी है उसका 40, तीनों में से जो लेस होगा वो हमने ले लेना. वो कितना आ गया, लीस्ट आ गया हमारा 64,000. तो एम्प्लॉयर RPF में कितना, उनका कितना जा रहा था बेटा 64,000, और 64,000 ही उनको जो है वो लीड था. तो वो कितना आ गया उनका, नील आ गया. तो ये आ गया 4,80,000
8,920, यहाँ पे उनकी ग्रोस सैलरी। और उसमें से हमने क्या करनी है, डिडक्शन आपको पता है कितनी थी, 50,000 की हमने पढ़ी थी ना। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी मिलती है उनको, 50,000, तो वो 50,000 हमने क्या कर दिया है, माइनस कर दिया। ये कल पढ़ा था ना स्टैंडर्ड डिडक्शन का, कि ग्रोस सैलरी में से हमने 50,000 या फिर जितनी सैलरी अर्न की है विच एवर इज़ लेस, तो 50,000 हमने माइनस कर दी, तो ये आ गई उनकी सैलरी इनकम। ठीक है, ये एग्जाम्पल क्लियर है सबको 41st। उसके बाद नेक्स्ट ये देखना खुद आगे 40, 42, 43 एग्जाम्पल देखना। ठीक है, उसके बाद आती हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C आउट ऑफ ग्रोस टोटल इनकम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। 80C के अंदर कुछ डिडक्शंस आती हैं। अब देखो हमारे पास कुछ गवर्नमेंट हमें क्या करती है, इनकरेज करती है लोगों को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, अपनी सेविंग्स करें। ठीक है, सेविंग्स जो है वो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या होती हैं, ज़रूरी होती हैं। तो जितनी वो हमें इनकरेज करते हैं, जितनी ज़्यादा हम सेविंग करेंगे उतनी हमारी इकॉनमी क्या करेगी, डेवलप करेगी। तो उन सेविंग्स को एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, कुछ स्कीम्स बनाई है कि अगर आप उन स्कीम्स में अपना मनी इन्वेस्ट करोगे, सेविंग करोगे उन स्कीम्स के अंडर, तो आपको आपकी इनकम के ऊपर, टैक्स के ऊपर क्या मिलेंगी, डिडक्शंस मिलेंगी। उन डिडक्शंस को हम बोलते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट डिडक्शन। आपको क्वेश्चन थ्योरी में आ सकता है, ये क्वेश्चन थ्योरी में भी आ सकता है। व्हाट आर द डिडक्शन कवर अंडर द सेक्शन 80C, तो आपने ये बतानी है। To encourage saving incentive in form of a deduction, taxable income has been allowed. To channelize those saving, various schemes are, जैसे पेंशन स्कीम है, आगे हम पढ़ेंगे कौन कौन सी हैं, तो वो सारी स्कीम के ऊपर जो डिडक्शन अलाउड होती है उनको हम बोलते हैं डिडक्शन अंडर 80C। अब 80C के अंदर डिडक्शन किस किस को मिल सकती है, इंडिविजुअल को मिल सकती है और HUF को। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म है उनको नहीं मिलेगी, मतलब एक इंडिविजुअल को मिल सकती है और एक HUF फर्म को मिल सकती है। रेट ऑफ डिडक्शन कितनी मिलेगी बेटा, मिनिमम इन स्कीम्स के अंदर 1,50,000 तक डिडक्शन मिलती है। ठीक है, लिमिट इज 1,50,000। तो इसमें आपको डिडक्शन जो है वो इसके अंडर 80CCC के अंदर और 80CCD के अंदर भी इंक्लूड होगी। नाउ कौन कौन सी डिडक्शन आ जाती हैं, ये आप लोग खुद ही एक बार वैसे पढ़ोगे, लर्न कर लेना इन डिडक्शंस को। है क्या, फर्स्ट आ जाती है डिपॉजिट मेड इन प्रोविडेंट फंड। आपने कोई भी प्रोविडेंट फंड, PPF, RPF, UPF, इन किसी में भी स्कीम में आपने अपना मनी, इनकम जो है अगर इन्वेस्ट की, अपनी सैलरी इनकम को इसमें इन्वेस्ट किया है, तो 1,50,000 तक आपको क्या मिलेगी, उसके ऊपर डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, मतलब जैसे आप, इट मीन्स अगर आपका इन स्कीम्स के अंदर 150 तक अमाउंट सेव है ना, तो उसके ऊपर कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं होगी। पेमेंट अदरवाइज अगर आप इन स्कीम्स में नहीं लगाओगे तो टोटल इनकम आपकी जस्ट सपोज है 5 लाख। ठीक है, उस इनकम में से 5 लाख इनकम में से आपने क्या किया, 1,50,000 जो है वो इस अकाउंट में आपने डिपॉजिट करवा दिया, तो आपको टैक्स कितने ऊपर पड़ेगा, 5 लाख में से 1,50,000 माइनस करके 350 के ऊपर ही टैक्स पड़ेगा। और अगर आप इसमें डिपॉजिट नहीं करवाते हो तो टैक्स किस पे मिलेगा, पूरे 5 लाख पे करना पड़ेगा। तो आपका 150 के ऊपर टैक्स सेव ही होगा ना, अगर आप इस स्कीम में अंदर पैसा अपना इन्वेस्ट करते हो। उसके बाद है पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। बेटा अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, कई बार तो एम्प्लॉय खुद पे करता है, कई बार एम्प्लॉय के बिहाफ पे उसका एम्प्लॉयर जो है वो उसका LIC का प्रीमियम जो है वो पे करता है। तो अगर आपने उसको पेमेंट की है, लाइफ इंश्योरेंस करवाई हुई है, तो उस केस में भी आप क्वालिफाई हो फॉर द डिडक्शन, तो उसमें भी आपको डिडक्शन मिलेगी। कैसे मिलेगी डिडक्शन, 3 पॉइंट आने हैं बेटा। बिफोर 1 अप्रैल 2012 तक डिडक्शन थी एक्चुअल जितना प्रीमियम पे कर रहे हो, या 20% ऑफ द एक्चुअल कैपिटल सम एश्योर्ड, जितनी आपकी टोटल इंश्योरेंस हुई है ना, जैसे 5 लाख की है तो 5 लाख का 20%, या फिर जितना एक्चुअल प्रीमियम, विच एवर इज लेस। और आफ्टर ये 1 अप्रैल 2012 से पहले था रेट। अब 1 अप्रैल 2012 के बाद क्या रेट चल रहा है, जितना एक्चुअल प्रीमियम पे किया या फिर 10% ऑफ एक्चुअल कैपिटल सम इंश्योर्ड विच एवर इज लेस, दोनों में से जो भी लेस होगा वो। एंड थर्ड है आफ्टर 1 अप्रैल 2013 क्या चल रहा है, एक्चुअल जितना प्रीमियम पे किया और यहाँ 15% ऊपर डेट पढ़ लेना कि अगर तो वो 2013 से पहले है और 2012 के बाद है तो 10% आएगा, अगर 13 के बाद है तो फिर 15% आएगा।
नेक्स्ट आ जाना है अमाउंट डिपॉजिट इन सुकन्या समृद्धि, अगर इसमें भी करवाया है तो भी आपको डिडक्शन, मतलब ये सारी आप लोग बेटा पढ़ लेना, ठीक है। ये सारी डिडक्शन आपको थ्योरी में आएंगी, मतलब न्यूमेरिकल भी आ सकता है लेकिन मेन थ्योरी में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए किस किस में आपको डिडक्शन जो है वो किन स्कीम्स के अंदर, एनएसएस स्कीम्स है, प्रोविडेंट फंड स्कीम्स है, ठीक है, कहीं भी आपने डेफ फिडेलिटी है, इन सब स्कीम्स के अंदर आपको डिडक्शन जो है वो अवेलेबल होगी। नाबार्ड के अंदर आपने किया है वहाँ भी आपको मिलेगी डिडक्शन। बच्चों की ट्यूशन फीस है तो 2 चिल्ड्रन की फीस के ऊपर आपको जो है वो क्या मिल सकती है, डिडक्शंस मिल सकती है। दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ये देखो, डिडक्शन अंडर 80C शैल बी अलाउड इवन इन्वेस्टमेंट इज मेक दिस आउट ऑफ असेसी सेविंग ऑफ पास्ट, चाहे आपने असेसी ने अपने पास्ट पिछली प्रीवियस सेविंग्स में से कुछ अमाउंट इस इन स्कीम्स के अंदर डिपॉजिट करवाया है तो भी उनको डिडक्शन जो है वो, ये नहीं कि सिर्फ करंट इनकम में से करवाया, पास्ट इनकम से भी कुछ इन्होंने सेविंग इन स्कीम्स में की है तो भी उनको 80C के अंदर डिडक्शन जो है वो अवेलेबल होगी। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C अलाउड टू असेसी ग्रोस टोटल इनकम, ग्रोस टोटल इनकम के ऊपर बेटा डिडक्शन जो है वो अलाउड होगी 80C में, बट दिस डिडक्शन इज नॉट अलाउड ऑफ असेसी इन दो, अगर तो आपको वो इनकम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर इनकम फ्रॉम गैम्बलिंग, कोई भी गैम्बलिंग के थ्रू इनकम या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के थ्रू जो इनकम वो हमने बीच में से माइनस करके, तो उसके अलावा जो ग्रोस टोटल इनकम है, ग्रोस टोटल इनकम में से ये माइनस करेंगे, मतलब ये इनके ऊपर डिडक्शन जो है वो अवेलेबल नहीं होगी, डिडक्शन अवेलेबल होगी ग्रोस टोटल इनकम के ऊपर। और अगर डिडक्शन इज नॉट अलाउड टू इनकम, अगर आपको वो इनकम कहाँ से हुई है, लॉन्ग टर्म गेन या फिर कहीं गैम्बलिंग से इनकम हुई, तो वो अलाउड नहीं होगी। थर्ड है डिडक्शन अंडर, ये डिडक्शन 80C के अंदर बेटा तभी अलाउड होगी अगर आपने अमाउंट डिपॉजिट करवा दिया है इन स्कीम्स के अंदर 31 मार्च से पहले। अगर 31 मार्च से पहले आपने ड्यू रखा हुआ है, डिपॉजिट नहीं करवाया, ड्यू है लेकिन डिपॉजिट नहीं करवाया, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर 80C। 80C के अंदर डिडक्शन के लिए एलिजिबल तभी होंगे हम अगर हमने वो अमाउंट डिपॉजिट करवा दिया है अप इन स्कीम अप टू 31 मार्च, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट ये एग्जांपल देखते हैं 44 इस डिडक्शन से रिलेटेड है। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, सीधा उन्होंने बोला 80C के अंदर डिडक्शन निकालने के लिए बोला है। केस ए गिवन है, बी और सी, 3 केस गिवन है। फर्स्ट देखते हैं केस ए, ग्रॉस टोटल इनकम गिवन है बेटा 1,32,400, LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी गिवन है, फिलहाल हम ऐसे ही ले लेते हैं इसको। ग्रॉस टोटल इनकम कितनी गिवन है 132,400। अमाउंट इन्वेस्टेड इन NSC, ये भी हमारी NSC स्कीम है नेशनल सर्टिफिकेट वाली, ठीक है, 15,000। अमाउंट इन्वेस्टेड इन द इक्विटी लिंकेज सेविंग स्कीम, अमाउंट इन्वेस्टेड इन द नोटिफाइड शेयर, ये तीनों जो है वो 80Cs के अंदर जो हमारी स्कीम्स आती है उनमें आपने मनी इन्वेस्ट किया 15,000, 20,000 और 45,000, ठीक है। ये क्या है, ग्रोस टोटल इनकम में से हमने अपनी लेस कर दी डिडक्शन, क्योंकि ये सारी स्कीम्स 80Cs के अंदर आ रही हैं, तो वो कितना आ गया 80,000। बट यहाँ पे हमारी कैपिटल गेन भी थी ना 60,000, हमने बोला था कि वो अलाउड नहीं है, उसके ऊपर कैपिटल गेन के ऊपर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो 132,400 में से ये 60,000 हमने माइनस कर दिया तो कितना आया 72,400, तो इधर सिर्फ डिडक्शन मिलेगी 72,400 के ऊपर, पूरे इसके ऊपर डिडक्शन नहीं मिलेगी क्योंकि इसमें से 60,000 क्या था हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, तो वो माइनस करके 70, तो टोटल इनकम कितनी आ गई 60,000, ठीक है। ऐसे ही सेकंड पार्ट है हमारा, ग्रोस टोटल इनकम है वो हमने ले ली 4,82,400। उसके बाद स्कीम्स दी, NSC स्कीम है, PPF स्कीम है, ये स्कीम है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है और ये है, ठीक है। 13,000 की हमारे पास वो थी, 22,000 की हमारे पास ये है, 75,000 की PPF स्कीम है वो ले ली। और उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है बेटा 5 लाख की 60,000। ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली कब है, जुलाई 2014। तो मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि अगर लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है 14 से पहले, 13 से पहले है ना, 13 से, तो वहाँ पे 10% एक्चुअल जितना आप पे कर रहे हो, जितनी आपकी टोटल श्योर्ड है, कितनी आपने कितने की पॉलिसी ली हुई है, उसका आपने क्या लेना है 10% जो है वो इसमें लेना है। इंश्योरेंस जितने की आपके पास आ रही है,
10% लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कितना ले लिया हमने, 10% ऑफ दी सम। तो टोटल आपने लिया इंश्योरेंस 5 लाख की, तो 5 लाख का 10% कितना आ गया 50,000। तो वो आपने 10% लिया 50,000, ठीक है। क्योंकि ये 14 से पॉलिसी टेकन इन जुलाई 14 में ली है, तो उससे पहले पहले ली है ना, 14 में ली है, तो तब रेट हमारा क्या चल रहा है 10% उसका ले लिया, तो 50,000 आ गया। वो आपकी आपकी सीधी। अब देखो 480 में से आपने ये क्या लिया है 160 आई, तो हमने क्या बोला था 80C के अंदर डिडक्शन मैक्सिमम कितनी मिल सकती है, ओनली 1,50,000। तो आपकी 160 आई थी, डिडक्शन कितने पे मिलेगी 150 पे, तो टोटल आ गई 3,32,400। अब यहाँ पे कोई कैपिटल गेन के थ्रू इनकम नहीं थी, कोई गैम्बलिंग के थ्रू इनकम नहीं थी, तो वो सीधी आपकी 482 में से ये 150 क्यों आया, क्योंकि मैक्सिमम डिडक्शन इतनी ही मिल सकती है। थर्ड पार्ट देखते हैं हम। ग्रोस टोटल इनकम है 135 400। उसके बाद एनएससी स्कीम है, आरपीएफ स्कीम है और पीपीएफ स्कीम है 11,000 42,000 और 30, ठीक है 88। अब यहाँ भी आपको कुछ इनकम हुई है लॉटरी प्राइस। तो लॉटरी क्या होती है हमारी, गैम्बलिंग है, तो क्या करेंगे 135 में से 50,000 माइनस कर देंगे, ठीक है। 135 में से 50,000 माइनस कर दिया तो कितना आ गया 85। तो सिर्फ 85 400 पे डिडक्शन मिलेगी, बाकी जो है वो आपकी उसमें कर दिया तो टोटल इनकम आ गई। इज इट क्लियर। 80C के अंदर हमारी डिडक्शन जो है वो हमें कैसे मिल रही है, क्लियर है बेटा। इंश्योरेंस का याद रखना कि जहाँ भी हमारी इंश्योरेंस आएगी, इंश्योरेंस की डेट देख लेना। अगर इंश्योरेंस तो 2012 से पहले है तो फिर 20% था, और अगर 2012 के बाद की इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है तो कितना रेट है 10%, ठीक है। और अगर डिसेबिलिटी के ऊपर है तो फिर कितना था 15%, ठीक है। डिसेबिलिटी 2013 की डिसेबिलिटी के ऊपर उन्होंने 15% कर दिया था। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद बेटा ये आपको ना चार्ट बनाया हुआ है सैलरी इनकम। अब सैलरी के अंदर आपने जितने भी पॉइंट्स पढ़े हैं ना, ये सारा चार्ट उससे रिलेटेड है, समरी बना के दे दिया है। जो भी आपने अभी तक पढ़ा ना सैलरी के अंदर, स्टैंडर्ड डिडक्शन, पार्शली टैक्सेबल अलाउंस, HRA, हाउस रेंट अलाउंस, कार के ऊपर पर्क्स के ऊपर, पर्क्स क्या हैं, कार्स क्या हैं, ये पढ़े ना हमने, लीव एनकैशमेंट, पेंशन फंड, रिट्रेचमेंट, ये सारी उन्होंने एक समरी बना दी। ये सारा चार्ट अच्छे से पढ़ लेना, ताकि रिवाइज कर लेना, ताकि आपको जितना भी सैलरी इनकम का चैप्टर पढ़ा वो सारा यहाँ से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। नाउ आपके वैसे तो सैलरी का चैप्टर ऑलमोस्ट सारा अब कंप्लीट है, सिर्फ एग्जाम्पल्स ही हैं, वो आप देखते रहना। मैं 2-3 एग्जाम्पल्स और एक बार करवा दूंगी, बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कल पूछ लेना फिर।